हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रोहिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सी मीन्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कि सी के में हमारा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो मेन टॉपिक पे जाने से पहले चलिए हम थोड़ा सा सी के बारे में जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है। सी इज़ ए जनरल पर्पज़ स्ट्रक्चर्ड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज़ आपके नॉर्मली आपके बिजनेस लेवल पर भी यूज़ होती है और सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में आपकी यूज़ होती है। स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि इसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफाइंड है प्रोग्रामिंग का, कि एक पर्टिकुलर हम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपकी, जस्ट लाइक इंग्लिश है, हम लोग इसको ईजिली रीडेबल है। ठीक है, अब आई थी जो हमारी सी है वो किसने डेवलप की थी। जो सी है हमारी दैट वाज डेवलप बाय डेनिस एमरिची एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972 एंड फर्स्टली इट वाज यूज्ड ऑन द PDP-11 कंप्यूटर सिस्टम, राइट। It is an outgrowth of two earlier language BCPL and B। पहले हमारी BCPL आई थी, फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद B आई और उसके बाद हमारी जो लैंग्वेज फाइनली आई उसको हमने क्या दिया, C नाम दिया। ठीक है, C क्या है? C हमारी एक ऐसी लैंग्वेज जो मोस्ट पॉपुलर है प्रोग्रामर्स या इंजीनियर्स के बीच में। वाई, क्या रीजंस हैं इसके? तो फीचर्स क्या है C के आपके? C क्या है? C इज़ ए रोबस्ट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन एंड ऑपरेटर टू राइट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। आपके इसमें इनबिल्ट ही क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सी कंपाइलर कंबाइंस कैपेबिलिटी ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज। अब सी का क्या होता है? सी का खुद का कंपाइलर है। कंपाइलर मैंने आपको बताया था, इट्स ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में आपकी कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सी का खुद का कंपाइलर है जो इसमें इनबिल्ट आता है। तो सी क्या करता है? इट कंबाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज विद द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसीलिए क्या है आपका कि ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो इसको लिखने में इजी होते ही हैं, इसमें साथ साथ बिजनेस पैकेजेस भी इसमें हम इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड जो होता है, प्रोग्राम रिटन इन एंड आर एफिशिएंट एंड फास्ट ड्यू टू इट्स वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स। जो आपके बहुत सारे इसमें डेटा टाइप्स हमारे यूज़ होते हैं, इंटीजर, आपका फ्लोट, आपका करेक्टर, बहुत तरह के आगे जिनको डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही पावरफुल ऑपरेटर्स होते हैं जो इसकी प्रोग्राम को एफिशिएंट और फास्ट बनाते हैं। सी आपकी क्या है? हाईली पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर एक सिस्टम पे मैंने प्रोग्राम को बनाया है, रन किया है, तो अगर उस प्रोग्राम को मैं सेम को अगर दूसरे सिस्टम पर सेम प्रोग्राम को रन करती हूँ तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। और कभी करने पड़े तो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, सो आपकी ये हो गई कि आपकी जो लैंग्वेज है सी वो क्या आपकी हाईली ओके। जिसमें नेक्स्ट आता है सी इज़ वेल सूटेड फॉर द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। हमारा क्या होता है कि कई बार हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पहले ब्लॉक कर लेते हैं छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है तो आपका जो प्रोग्रामर्स होते हैं दे कैन थिंक अबाउट द फंक्शनल मॉड्यूल और ब्लॉक्स। दे कैन डिवाइड देयर होल प्रॉब्लम इनटू फंक्शनल मॉड्यूल्स और block they can run them separately and then they will combine and make a complete package। ठीक है, सो दीज आर द मेन फीचर्स। एक फीचर्स और मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूँगी, आपका क्या है? ईजी टू लर्न लैंग्वेज तो है ही है, साथ ही साथ क्या है आपकी ये केस सेंसिटिव भी है। ये इसकी मेन फीचर है कि सी हमारी क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर सेम चीज़ को आप मान लीजिए किसी वेरिएबल का नाम मैं लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने लिखा ए, अगर मैं उसको स्मॉल में लिखती हूँ इट विल ट्रीट इट एज डिफरेंट वेरिएबल, अगर मैं कैपिटल में लिखती हूँ इट विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल। सो हमारी जो सी लैंग्वेज है वो क्या आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम सी में कैसा होता है। ठीक है, हर सी प्रोग्राम में क्या होता है? दो और मोर आपके क्या होते हैं? टू और मोर आपके मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एंड जो आपका सबसे मेन फंक्शन होता है सी में वो होता है मेन के बाद ही आपकी बेसिकली एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम विल ऑलवेज बिगिन बाय एग्जीक्यूटिंग द मेन फंक्शन। जैसे ही मेन पे आपका कंट्रोल आ जाएगा उसके बाद हम अपना मेन प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ईच फंक्शन मस्ट कंटेन, हर फंक्शन में क्या होता है? बेसिकली हर फंक्शन का क्या होता है? एक हेडिंग होती है जिसमें फंक्शन का नाम होता है। लाइक मैंने लिखा सम में क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे? कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर सम का मैं कोई फंक्शन बनाती हूँ तो वो सम के लिए क्या चाहिए हमें?
2 नंबर्स चाहिए या 3 नंबर्स चाहिए, जितने का हमें सम करना है, जो कि पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ पैरेंथेसिस। अब पढ़ते हैं कि सी का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स द कमेंट्स टू टेल प्रोग्राम पर्पस। बेसिकली आपका ये ऑप्शनल होता है, इसमें हम मेन काम हमारा ये होता है इसका कि हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, मीन्स रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है कि कोई भी नया यूज़र अगर हमारे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है तो जो हमारा प्रोग्रामर है उसको पता चल जाए कि बेसिकली इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। सेकेंडली आता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये बहुत कंसेप्ट आपका समझने का है। जब भी हम सी में एक नई चीज़ आप लोग पढ़ने को मिलेगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डिटेल में मैं आपको उसको बताती हूँ बेसिकली होता क्या है। देखिए, हम जब भी कोई एक नई मान लीजिए मैं कोई नया आइटम ख़रीदती हूँ, तो हमें कोई, मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, मान लीजिए मैं कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदती हूँ, तो क्या आज के टाइम में क्या मुझे सब चीज़ें उसमें, या हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो हमें क्या सब चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, कुछ चीज़ें उसमें इनबिल्ट होती हैं। तो इसी तरह सी में क्या होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, हैश उसके आगे लगेगा। 2 मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, जैसे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। ठीक है, हैश मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली क्या कर रहा है, जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको हमारे सोर्स कोड में ऐड करने का काम कौन करता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव करता है। कि कोई भी मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इनबिल्ट फाइल है, अगर उस फाइल को मुझे अपने कोड में यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करूँगी। अगर मैं उस फाइल को उसमें नहीं इंक्लूड करती हूँ तो कंपाइलर एरर दिखाएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना हम समझते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं कंपाइलर के, उनको हमारे सोर्स कोड में इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करते हैं हम लोग, एक ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम को विजिबल होगा। अगर मैंने ए की वैल्यू को 5 रख दिया, मान लीजिए मेन से पहले होगा ये हमेशा, मैंने उसको पहले रख दिया, तो पूरे प्रोग्राम में जब भी ए की वैल्यू कहीं यूज़ होगी तो वो 5 ही यूज़ होगी। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है मेन प्रोग्राम सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। दिस इज द सेक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट। ठीक है ना, कि यहाँ से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बेसिकली स्टार्ट होगा। तो हम पढ़ रहे थे मेन सेक्शन के बारे में। तो ये आपका कैसे स्टार्ट होगा, इंट मेन आपका, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे। एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस होगा, एक एंडिंग कर्ली ब्रेसेस होगा। यही वो जगह है जहाँ पर इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में हमारा मेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोकल डिक्लेरेशन वेरिएबल करते हैं कि जो आपके प्रोग्राम में यूज़ होगा उसका स्कोप। ग्लोबल का मतलब क्या है कि आपके बाहर भी फंक्शंस भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपका जो लोकल डिक्लेरेशन है, लाइक हम लोग करते हैं, किसकी बात करें, मान लीजिए कि मेरे को मेरा पासपोर्ट है। ठीक है, एक हमारे में क्या हुआ कि मान लीजिए पासपोर्ट है, अगर मुझे लोकल ट्रैवल करना है तो आई डोंट नीड पासपोर्ट, मैं क्या करूँगी, सिंपल आप यहाँ पे घूम सकती हूँ। मगर मुझे कहीं फ़ॉरेन में जाना तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस पासपोर्ट को रिन्यू करा के इंटरनेशनल लेवल पे कराना मतलब वो करना पड़ेगा ना इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि हम लोग कोई हमें वो ना, उसका वीज़ा कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होगी। मतलब उसी तरह से क्या होता है कि हमारे एरिया में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इस पर्टिकुलर एरिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो मेन से ऊपर डिक्लेयर होगा, मीन्स वो क्या करते हैं, वो सभी के सभी फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो आपका लोकल वेरिएबल होगा उसको सिर्फ पर्टिकुलर उसी 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में जिसमें डिफाइन किया वही उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट हो गया आपका। लाइक इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे घर में हम लोग कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या मैं मान लीजिए वाईफाई यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, मैं अपने घर में सिर्फ उसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर में उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ लोकल टू माई होम। ठीक है, ये हो गया। और एग्जीक्यूटेबल पार्ट होगा सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर कन्वर्टेड इनटू मशीन एग्जीक्यूटिव इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, सो जो लास्ट हमारा आता है वो होता है सब प्रोग्राम सेक्शन आता है, जिसमें क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फॉर द टाइमिंग अभी समझिए सब प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनको यूज़र डिफाइन करता है। ये जो फंक्शन है ये इनबिल्ट है आपका सी में, इसमें हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और इन फंक्शंस को हम इनमें कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, मुझे पता है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट वी विल डिस्कस इस इन डिटेल लेटर ऑन, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। या मैंने आपको पहले बताया, वही मैं पांचों पार्ट आपके एक्सप्लेन कर रही हूँ। 5 जो पार्ट्स मैंने ऊपर बताए हैं आपको, ऑप्शनल होता है। इसमें क्या होते हैं आपके, इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स कमेंट और द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कमेंट क्या होता है बेसिकली, मैं बार बार कमेंट यूज़ कर रही हूँ भाई, कमेंट उसमें कमेंट्स डालने के लिए करते हैं। ये क्या होता है आपका, बेसिकली इट्स ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम। कि हम अगर कमेंट में कोई डाल देते हैं तो क्या होता है, उससे हम पता चल जाता है कि बेसिकली कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। 2 तरह के कमेंट होते हैं आपके, सिंगल कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल कमेंट क्या होता है, इट स्टार्ट विद डबल स्लैश सिंबल लाइक दिस, यू कैन सी इट, एंड टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन, कि हमने स्लैश लगाया, कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, मल्टी लाइन में क्या होगा आपका, इट कैन बी यूज्ड एज स्टार, आपका हैश स्लैश होगा स्टार एंड विद द जी। इस तरह से आपका क्या, इन दोनों के बीच में जो भी लिखेंगे हमारे मल्टी, हमारा क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट होगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्री प्रोसेसर सेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, इससे मैसेज होता है कंपाइलर का बेसिकली, एंड इट इज़ हैंडल्ड बाय द पार्ट ऑफ द कंपाइलर नोन एज प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर, प्रोसेसर से पहले जो काम होता है बेसिकली उसको हम प्री प्रोसेसर बोल रहे हैं। तो मेन फंक्शन क्या होता है प्री प्रोसेसर का, इज़ टू इंक्लूड अदर फाइल्स इनटू द सोर्स फाइल। मैंने आपको बताया ना पहले, एंड स्टार्ट विद द हैश साइन। 2 तरह के, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताऊंगी, हैश इंक्लूड, जब भी हम अब सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसमें एक मैंने बताया था इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शन किस फाइल में होते हैं उन सबको हमें इंक्लूड करना पड़ता है अगर हम उन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं हमारे मेन प्रोग्राम में। It tells us the preprocessor to include the specified file in the source file in place of directive before compilation। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर stdio का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एच का मतलब है हेडर फाइल आपका, इसका एच का मतलब क्या है, हेडर फाइल, और इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एक एग्जांपल दे रही हूँ हेडर फाइल का, ये सभी हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, वो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। और बहुत तरह की हेडर फाइल्स होती हैं हमारी, लाइक stdio.h होती है हमारी, conio.h होती है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आपकी, math.h होती है, मैथ की हेडर फाइल होती है, जैसे स्क्वायर रूट जैसे फंक्शन अगर हम लोग यूज़ करें तो हमें वो भी इंक्लूड करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे stdio, अगर ये तो हमें इंक्लूड करनी है बाय हमेशा ही करनी है, इसको तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि हम लोगों ने इसको इंक्लूड करना ही करना है जब भी हम प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं वो मैं यूज़ करना चाह रही हूँ अपने प्रोग्राम में, इसीलिए मैंने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स अस द प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड कंटेंट ऑफ stdio फाइल इन द सोर्स फाइल, एंड इट इज़ इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जहाँ पर हमने मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उससे पहले ही क्या होगा आपका प्री प्रोसेसर आपका उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। stdio.h क्या होती है, हेडर फाइल होती है दैट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ सी। कंपाइलर विल जनरेट एरर इफ दिस फाइल इज नॉट इंक्लूडेड इन द सोर्स कोड। सेकंड होती है हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। ये क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। मान लीजिए मैं कहीं पाई की वैल्यू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, तो जहाँ कहीं भी मैं प्रोग्राम में अगर मैंने किया हैश डिफाइन, ये आपका इंक्लूड के बाद ही आपका वहीं पर ऊपर ही ग्लोबल से प्री प्रोसेस मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर होगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी मैं पाई को यूज़ करूँगी, अगर मैंने हैश डिफाइन पाई को जहाँ कहीं भी मैं पाई को यूज़ करूँगी, ऑटोमेटिकली उस जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल्ड होने लगे उससे पहले उसकी वैल्यू है वो 3.14159 इसकी वैल्यू से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। वो मैंने आपको बता दिया था, इट कंटेन्स द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम। लाइक मैंने ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर ले लिया a, उसकी वैल्यू को मैंने 15 कर दिया, तो वो क्या होगा आपकी ऑल ओवर द प्रोग्राम, जो कोई प्रोग्राम a को यूज़ करेगा वैल्यू को 15 ही यूज़ करेगा, 15 ही यूज़ करेगा, इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट आता है दैट इज़ मेन प्रोग्राम सेक्शन। इट कंटेन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट, बेसिकली इट इंक्लूड द लोकल डिक्लेरेशन पार्ट एंड द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। लोकल डिक्लेरेशन पार्ट इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द मेन, वही मैंने आपको बताया ना। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटेबल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में आता है हमारा सब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट सेक्शन आता है। इसमें क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि मेन में कॉल होते हैं, एंड दे आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द मेन फंक्शन।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक चीज़ मतलब इसमें बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, इसको मैं आपके साथ बाद में इसमें डिस्कस करूँगी कि मैंने यहाँ पर लिखा है जो हर सी प्रोग्राम में कोई भी अगर स्टेटमेंट हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं वो सेमी कॉलन से होगी। इसका मतलब मैं आपको बताऊँगी। पहले चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड। मेरे को क्या करना है, स्क्रीन पे हेलो वर्ड प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कमेंट डाला, जो फर्स्ट पार्ट था जो आपका था कमेंट सेक्शन वाला, टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio डॉट, मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया वॉइड मेन, ठीक है, इसके लिए किया। फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया और अंदर लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रिंट का मतलब तो प्रिंट निकालो और एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड। इसका फॉर्मेटेड का हम लोग डिटेल में आगे मैं आपको बताऊँगी। बेसिकली हम लोग अगर कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं तो हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं। अगर मुझे कंप्यूटर से आउटपुट लेनी है प्रिंटर से तो मैं प्रिंट एफ यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट की और कोट्स के बीच में जो भी मुझे प्रिंट कराना है कोट्स के बीच में लिख दिया और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद की और यहाँ से सेमी कॉलन लगा दिए। यही मैंने लास्ट पेज पर आपके नोट लिखा था कि कोई भी स्टेटमेंट सी में अगर ख़त्म होती है तो वो सेमी कॉलन से होगी। यहाँ पर मेन के पीछे हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगा सकते क्योंकि मेन फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होंगी। तो इन करली ब्रेसेस के बीच में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे दैट शुड बी फिनिश्ड विद ए सेमी कॉलन। ठीक है, और ये क्या आपकी एक आउटपुट स्टेटमेंट है। यहाँ पे करली ब्रेसेस हमने बंद कर दिए। ये हमारा एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बन गया है जो कि स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सी में प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे और रन कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे देखेंगे, इस चीज़ का मैं अलग से आप लोगों को प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ का इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, वो हमारे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अच्छा, एक और प्रोग्राम मैंने यहाँ पर किया है, देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स। तो उसी तरह से देखिए मैंने 2 नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, stdio डॉट एक जो मैंने हेडर फाइल थी वो मैंने इंक्लूड कर ली। एक मैंने वो एक और फाइल यहाँ पर की है conio डॉट h, कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर मुझे अपनी आउटपुट को स्क्रीन पर देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल इनपुट आउटपुट आपकी जो हेडर फाइल है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इस हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड किया। यहाँ पर वॉइड मेन, करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड। अब क्या हुआ, अब जब मुझे 2 नंबर का सम करना है तो क्या चाहिए, मुझे 2 नंबर्स चाहिए और एक तीसरा वेरिएबल चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, उसके सम को स्टोर करेंगे। मीन्स ए बी तो 2 नंबर्स हो गए और उसमें ए और बी के सम को किस में स्टोर करूँगी, सम में करूँगी। तो ये जो यहाँ पर जो ये वेरिएबल हम लोग करते हैं, यहाँ पर जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। जब मैंने इंट ए और बी किया, इंट ए और बी का क्या मतलब है, जैसे मैंने इंट ए और बी किया तो मेरी मेमोरी में एक जगह बन गई कि ये तो ए के लिए जगह है और ये बी के लिए, मतलब एक तरह से मैंने इनके लिए जगह बुक कर दी है। ठीक है, ए की मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगी वो यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन पर हो जाएगी और बी के लिए मैं जो भी करूँगी वो इस मेमोरी लोकेशन पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पर किया प्रिंट एफ एंटर नंबर 8। प्रिंट एफ क्या करेगा, ऊपर मैंने वो सिंपल प्रोग्राम बताया था क्या करता है, हेलो वर्ड, तो प्रिंट एफ में जो भी लिखूँगी प्रिंट हो जाएगा। तो क्या मांगेगा सबसे पहले आपके पास सिस्टम कि ए की वैल्यू एंटर करो। अब ए की वैल्यू एंटर करने के लिए क्या मैंने क्या बताया था, अगर कीबोर्ड से मेरे को डाटा लेना तो मैं स्कैनएफ यूज़ करूँगी। स्कैनएफ, SCANF, स्कैनएफ कर आपके कोट्स लगेंगे, %d कोमा, आपके कोट्स बंद हो जाएंगे, कोमा एंड इसको एम्परसेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्परसेंड। ए मतलब कि ए के एड्रेस पर जो वैल्यू आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो कहाँ पर जाएगी, ए के एड्रेस पर। ए का एड्रेस क्या है, 101 है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली, मान लीजिए मैंने 3 एंटर करे तो 3 एंटर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बी के लिए भी सेम रहेगा, वो यहाँ पर आपकी यहाँ पर एंटर हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका प्रिंट एफ द सम इज़ %d सम। तो यहाँ पर क्या होगा, गेट ch क्या हो गया, फिर रिजल्ट देखने के लिए होगा। सो दिस इज़ हाउ वी राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग को बताऊँगी कि किस तरह से हम लोग सी को, पहले तो सी को इंस्टॉल कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सी को इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसको रन कर देखेंगे। सो अभी आज के लिए इस लेक्चर में आपका इतना ही हम लोग कवर अप करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको सबको समझ में आ गया। ओके, टेक केयर, गुड बाय।